वो सभी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस पूरे एरिया को पार कर गए थे। वहां पर इतने सारे दैत्य बीस्ट और इतने ज्यादा ब्लू बीस्ट्स देखे तो वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें ट्रेनिंग के बहाने से वहां फंसाया गया था। विराट अपने मन में ही सोच रहा था, अगर उन सभी को यह पता चलेगा कि जिस ग्रह को वो सभी अपना ग्रह मानते हैं वो ग्रह उनका है ही नहीं, तो उनके पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक जाएगी जहां पर दैत्य बीस्ट मौजूद थे और सभी ने उस एरिया को पार कर लिया था। ब्लू बीस्ट के निवास स्थान को पार करके वो बस 5 माइल ही और फ्लाइंग कर पाए थे कि उनकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई थी। सभी उस खतरनाक जमीन पर उतर चुके थे। अब वो सभी धीरे धीरे पैदल ही आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उन सभी के पीछे विराट चल रहा था। उन्होंने चलते हुए विराट से पूछा, तुमने हमें अपना नाम तो बताया ही नहीं। विराट ने कहा, मेरा नाम ड्यूक है। उन्होंने और भी कुछ सवाल पूछे पर विराट ने किसी का जवाब नहीं दिया। वो सभी समझ गए थे कि ड्यूक उन्हें अपने बारे में आगे कुछ नहीं बताना चाहता। विराट ने उनसे पूछा कि तुम सब यहाँ कैसे फंस गए। उन्होंने कहा कि हमें ट्रेनिंग के बहाने यहाँ टेलीपोर्ट करके भेजा जाता था और हम यहाँ पर कुछ दिन तो आराम से रिसर्च करते थे। उसके बाद हम सभी पर यह ब्लू बीस्ट हमला करके हमें कैद कर लेते थे। यहाँ सभी टीम्स के साथ यही घटना हुई है। तब हमें समझ आया कि इस ग्रह पर हमें धोखे से ट्रेनिंग के बहाने भेजा जाता है। उनकी बात सुनकर विराट सभी घटनाओं को आपस में जोड़ रहा था। उसने पूछा, तुम्हें यहाँ भेजता कौन था? हमें ट्रेनिंग के लिए भेजने का पूरा प्लान प्रोफेसर अवस्थी का होता था, जो रेडन ग्रह के जनक माने जाते हैं। अब विराट को सभी बातें क्लियर हो गई थी। रात के करीब 3 बजे थे। उनके पास वहां से निकलने के लिए बस 2 आवर्स ही बचे थे, क्योंकि 2 घंटे बाद उस ग्रह पर रोशनी फैलने वाली थी। चलते चलते उन्हें 2 घंटे भी हो गए थे, पर अभी उन्हें दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब हल्का हल्का सा उजाला भी होने लगा था। उन सभी में 60% लड़के थे और 40% के आस पास लड़कियां थीं। अब लड़कियों की हालत खराब हो चुकी थी, पर वो सभी हार नहीं मानना चाहती थी। वो इतनी मुश्किल से तो उस नरक से निकली थी जहां उन्हें 13 घंटे टॉर्चर किया जाता था, और आज वो सभी वहां से बाहर थी। बस ये सोचना उन्हें थोड़ा हिम्मत दे रहा था, जिसकी वजह से वो सभी चल पा रही थी। ऐसे ही चलते चलते उन्हें 5 आवर्स और बीत गए। विराट ने देखा कि इनकी हालत खराब है, तो उसने 2 घंटे वहीं आराम करने की सोची। कुछ देर ही आराम करने के बाद उनकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर हो गई थी। इसके बाद उन्होंने फ्लाइंग करने का डिसाइड किया। इस बार उन्होंने 40 मिनट्स ही फ्लाइंग करी थी कि उन्हें सामने वार्निंग जोन के बड़े बड़े बोर्ड लगे दिखाई दिए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये बोर्ड यहाँ इस ग्रह पर क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो हमें किसी और ही ग्रह पर भेजा था ट्रेनिंग के लिए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैसे भी वो बहुत थक चुके थे। उनके दिमाग ज्यादा काम नहीं कर पा रहा था। सभी इस बारे में सोच ही रहे थे कि विराट ने उनसे कहा, पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। उन सभी को विराट की बात सही लगती है। उसके बाद सभी वहां से पैदल निकल जाते हैं। उन्हें 5 घंटे लगे थे ह्यूमंस के टाउन तक पहुंचने में। जब उन्होंने दूर से ह्यूमंस की बिल्डिंग्स को देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये ग्रह उनका अपना ग्रह कैसे हो सकता है। अब उन सबको अपने ही ग्रह पर वो सेफ फीलिंग नहीं आ रही थी। ये सब सोचकर ही उनका दिमाग फटा जा रहा था कि उनका ग्रह इतने बड़े खतरे में है। रात हो चुकी थी। सभी को न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वहां पास ही में न्यूट्रिशन सेंटर था। उनमें से कुछ लोगों ने न्यूट्रिशन टैबलेट लेने के लिए न्यूट्रिशन सेंटर में एंट्री करी। जब वो स्कैनिंग प्रोसेस से गुजरे तब उन्हें पता चला कि उनका डाटा उस स्कैनिंग मशीन में है ही नहीं। उन लोगों ने जब सभी को ये बात बताई तो सभी इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। विराट को सब कुछ समझ आ चुका था कि इस ग्रह पर सुप्रीम सोल लेवल से ऊपर लोग क्यों नहीं मिलते थे। उन लोगों ने विराट से कहा कि जो दैत्य बीस्ट तुमने देखे थे वो हम ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करके बनाए जाते हैं। उस जगह पर जिन लोगों का ब्लड सूख जाता था तो उन्हें ले जाकर एक अलग ही तरह की मशीन में बिठाया जाता था और उन्हें एक सीरम पिलाया जाता था, जिससे अगले 24 घंटों में वो ह्यूमंस दैत्य बीस्ट में बदल जाते थे। सभी ह्यूमंस सुप्रीम सोल लेवल के फाइनल स्टेज पर होते थे। इसी वजह से वो दैत्य बीस्ट इतने पावरफुल होते थे। ये सब हमें डराने के लिए दिखाया जाता था। विराट को एलिस ने ये तो पहले भी बताया था कि इन बीस्ट्स को ह्यूमंस से ही बनाया गया है, पर आज उसके सामने पूरा सच आ गया था। विराट ने उन सभी से कहा, अब मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है यहाँ पर इतने सारे ब्लू बीस्ट, मैलहार बीस्ट और ये दैत्य बीस्ट क्यों हैं? उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये सभी रेडन ग्रह पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। विराट ने कहा, अगर मैं कहूं कि ये ग्रह रेडन ग्रह है ही नहीं तो तुम इस बात पर विश्वास करोगे? उन सभी को कुछ समझ में नहीं आया। विराट ने आगे कहा,
जिस ग्रह को हम पिछले 100 सालों से अपना मानते आ रहे हैं वो हमारा है ही नहीं। इस ग्रह का नाम है टाइरुस। इतना सुनते ही उन सभी को बहुत बड़ा शौक लगा। उन सभी के पैर कांपने लगे। उन्होंने कहा, ड्यूक, तुम हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? विराट ने कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम अभी कहाँ से आ रहे हो? वहाँ मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मैं 100% श्योर हूँ कि वो ग्रह टाइरुस ग्रह ही है। उस महात्मा ने विराट को कुछ गुप्त बातें बताई थी जो आपको आगे जाकर पता चलेंगी। विराट ने कहा, हम सभी यहाँ उनके गुलाम हैं। वो सभी ह्यूमंस को अपने तरीके से यूज करते हैं। अभी कल ही उन बीस्ट्स ने हमारे शहर पर हमला किया था। उस शहर में सिर्फ 50 ही सुप्रीम सोल लेवल के ऑफिसर्स थे, जिसका मतलब है कि इस ग्रह पर कभी भी सिक्योरिटी का सिस्टम बनाया ही नहीं गया। ये ह्यूमंस तैयार ही टाइरुस ग्रह के लिए किए जा रहे थे। अब हमें यहाँ से सभी ह्यूमंस को निकालकर पृथ्वी ग्रह ले जाना होगा। हमारा ग्रह पृथ्वी ही है। तुम्हें पता है, इन सब के पीछे प्रोफेसर अवस्थी ही है। आज की सुबह सभी टेलीपोर्ट स्टेशन को अपने अधिकार में करके सबसे पहले हमें सभी ह्यूमंस को यहाँ से पृथ्वी ग्रह पर भेजना होगा। अगर टाइरुस ग्रह के लोगों को इस बारे में पता चल गया तो वो हम पर हमला भी कर सकते हैं और इससे काफी ह्यूमंस मारे जाएंगे। तो हमें आज ही इस ग्रह से सभी ह्यूमंस को टेलीपोर्ट करना है। वैसे भी 50% ह्यूमंस तो पहले ही पृथ्वी ग्रह पर मिलिट्री कैंपस में है। सुबह सबसे पहले इस न्यूट्रिशन सेंटर को ही अपने कब्जे में करना। तुम सभी लोगों को न्यूट्रिशन पिल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी तुम सभी आराम करो। इस जगह तुम सभी पर किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी। वो सभी विराट की बात मान लेते हैं। उसके बाद विराट टेलीपैथी का उसे करके पहली बार अपना मैसेज निधि तक पहुंचाने की कोशिश करता है। वो बड़े आराम से निधि तक मैसेज पहुंचा देता है। निधि सोई हुई थी, तभी उसे ड्यूक की आवाज सुनाई दी। ड्यूक ने उसे सारी बात समझा दी थी। निधि हैरान थी कि ड्यूक टेलीपैथी से बात कर रहा था। जब उसने सारी बात सुनी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। ऐसे ही विराट ने स्वाति, वेदिका, सन्नी, वाणी, अश्विन, मोक्ष, जिसको वो जानता है, उसने सभी को टेलीपैथी से सारी घटना उन्हें बता दी थी। रात में ये घटना सभी ह्यूमन तक पहुंच गई थी। अब इंतजार था बस सुबह होने का। क्या विराट ह्यूमंस को इस ग्रह से निकाल पाएगा? आखिर किसने सभी ह्यूमंस को इस ग्रह पर फंसाया था? क्या विराट सभी ह्यूमंस को पृथ्वी ग्रह पर ले जाकर कोई गलती तो नहीं कर रहा है? क्या विराट इन सभी मुसीबतों का सामना कर पाएगा? अभी तो विराट ने अपने सफर की तरफ अपना पहला कदम ही बढ़ाया है। ये तो विराट के सफर की शुरुआत है। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई नॉवेल। रेडन ग्रह पर सुबह के 5 बजे हुए थे। सभी सुप्रीम सोल लेवल के ह्यूमंस उठ गए थे। आराम करने के बाद आज उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उन्होंने सबसे पहले न्यूट्रिशन सेंटर को अपने अंडर में किया। आज पूरे ग्रह पर ये ही हालात थे जब से पब्लिक को रेडन ग्रह की सच्चाई के बारे में पता चला था। वो जान चुके थे कि उनकी फैमिली के लोग कैसे लापता हुए थे। आज उनके सीने में आक्रोश की ज्वाला भड़क रही थी। सभी ने टेलीपोर्ट स्टेशन को अपने अंडर में ले लिया था। अब लोगों ने पृथ्वी ग्रह पर टेलीपोर्ट करना शुरू कर दिया था। टेलीपोर्ट डिवाइस ह्यूमंस को बैलेंस करके मिलिट्री कैंपस में भेज रहा था। सभी कैंपस में बराबर ह्यूमंस ही टेलीपोर्ट हो रहे थे। मिलिट्री कैंपस वालों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी पब्लिक इन मिलिट्री कैंपस में क्यों आ रही है। सभी मिलिट्री कैंपस का यही हाल था। आखिर ये सभी अर्थ पर क्यों आ रहे हैं? इस बार तो साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो मिलिट्री कैंपस आए थे। धीरे धीरे सभी मिलिट्री कैंपस में रेडन ग्रह का राज खुलने लगा था। सभी ये सच जानकर हैरान थे। मिलिट्री कैंपस के लोग इस बात को सपने में भी नहीं सोच सकते थे। विराट ने और सुप्रीम सोल लेवल के लोगों ने जल्दी जल्दी ह्यूमंस को पृथ्वी पर भेजना शुरू कर दिया था। इस प्रोसेस को काफी टाइम हो गया था। अब 10% लोग ही बचे थे। प्रोफेसर अवस्थी को जब दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दिया तो उसे इतना तो पता लग गया था जरूर कुछ गड़बड़ है। प्रोफेसर अवस्थी ये सोचकर डर रहा था कि अगर ह्यूमंस यहाँ से चले गए तो उसका क्या हाल होगा। वो गुस्से में चिल्ला उठा। वो पिछले 2 दिनों से लैब में एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ था। जैसे ही वो अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करके निकला तो उसे पूरी लैब में कोई भी दिखाई नहीं दिया। प्रोफेसर अवस्थी काफी सालों से एक एक्सपेरिमेंट में लगे हुए थे। आज उन्हें उनकी वर्षों पुरानी मेहनत का फल मिला था। उसने अभी तक एक ही सीरम रेडी किया था। वो एक सीरम 100 सुप्रीम सोल लेवल के ह्यूमंस की एनर्जी और 10 मालहर बीस्ट के ब्लड से बना था। उसने वो सीरम उठाया और गुस्से से बाहर निकल गया। प्रोफेसर अवस्थी पहले ही इमॉर्टल सोल लेवल पर थे।
उन्होंने ये बात आज तक किसी को पता नहीं चलने दी थी। वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उड़कर सबसे नजदीक के टेलीपोर्ट स्टेशन पर गया। प्रोफेसर अवस्थी वहां जाकर दहाड़ते हुए गुस्से में बोला कि यहां चल क्या रहा है। उसकी चिल्लाने की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। विराट ने पहले ही पता लगा लिया था कि प्रोफेसर अवस्थी पिछले 2 दिन से लैब में एक्सपेरिमेंट में लगे हुए हैं। विराट ने ड्यूक के अवतार में ही सन्नी से मिलकर बात की थी। सन्नी ने उसे बताया था कि वो प्रोफेसर अवस्थी की लैब में ही काम करता है। विराट ने सन्नी की हेल्प से सभी ह्यूमंस को वहां से निकालकर टेलीपोर्ट कर दिया था। सभी ह्यूमंस जा चुके थे, अब बस कुछ सुप्रीम लेवल के ह्यूमंस ही बचे हुए थे। ये देखकर तो प्रोफेसर अवस्थी गुस्से से कांप उठे। निधि अभी टेलीपोर्ट डिवाइस के अंदर जा ही रही थी कि प्रोफेसर अवस्थी को देखकर वो वहीं रुक गई। प्रोफेसर अवस्थी ने विराट को देखकर चिल्लाते हुए कहा, लड़के तूने ये सब करके ठीक नहीं किया। मेरी वर्षों की मेहनत को तूने एक दिन में ही बर्बाद कर दिया। आज तुझे पता चलेगा कि तेरा सामना किससे हुआ है। इतना कहकर अवस्थी ने वो सेरम पी लिया। उसे पता था कि इस लड़के ने इमॉर्टल सोल लेवल के बीस्ट मल्हार का क्या हाल किया था। सीरम के पीते ही प्रोफेसर अवस्थी के बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज होने लगा। उसके पंखों का ढांचा चेंज हो गया। उसके पैरों का साइज बढ़कर 10 फीट हो गया था। हाइट बढ़कर 100 फीट हो गई थी। मल्हार बीस्ट की तरह उसके दांत बाहर निकल आए थे। वो देखने में किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। प्रोफेसर अवस्थी ने एक दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ को सुनकर वहां खड़े सभी लोग डर गए थे। वो अवस्थी के भारी भरकम पहाड़ जैसे शरीर को देखकर कांप रहे थे। उसकी पावर इस टाइम सेलेस्टियल सोल लेवल के फाइनल स्टेज पर थी, जो कि विराट की पावर के ही बराबर या शायद उससे कुछ ज्यादा ही थी। सभी लोग उसको देखकर घबरा रहे थे। विराट भी मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं वो इस अवस्थी का सामना कर भी पाएगा या नहीं। एलिस ने विराट को अवस्थी के लेवल के बारे में बता दिया था। विराट को थोड़ा टेंशन में देख एलिस ने उससे कहा, जब तुम इमॉर्टल लेवल पर थे तब तुमने एक सेलेस्टियल सोल लेवल के एक बीस्ट को मार दिया था, तो फिर तुम्हारे सामने ये अवस्थी क्या चीज है। एलिस ने उसे जबरदस्त बूस्ट अप कर दिया था। विराट का कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर पहुंच गया था। उसने निधि और बाकी सभी से कहा, तुम लोग टेलीपोर्ट प्रोसेस जारी रखो, इसे मैं देखता हूं। और फिर उसने अपने स्टोरेज ऑब्जेक्ट से क्रॉसबो निकाला और अवस्थी पर एरो फायर कर दिया। उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से वो एरो छोड़ा था। अवस्थी को विराट के लेवल का नहीं पता था। उसने उस एरो को रोकने के लिए अपने बड़े से हाथ की हथेली को ऊपर किया। वो एरो अवस्थी की हथेली को चीरते हुए उससे बाहर निकल गया। प्रोफेसर अवस्थी दर्द से चीख उठे। उसने नहीं सोचा था कि ये छोटा सा लड़का इतना पावरफुल होगा। उसे विराट का लेवल तो नहीं पता था, पर वो इतना जरूर समझ गया था कि ये लड़का उससे कम पावरफुल नहीं है। अब वो अंदर से घबरा रहा था। विराट ने दोबारा से एरो छोड़ा। इस बार अवस्थी ने बड़ी फुर्ती से अपने आप को बचा लिया था। विराट को कोई हैरानी नहीं हुई। उसे इतना फुर्ती से उस एरो से बचते देखकर उसे सेलेस्टियल लेवल की पावर का अंदाजा था। विराट ने सोचा, अब इसे अपनी माइंड एबिलिटी से ही हराया जा सकता है। बस फिर क्या था, उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ प्रोफेसर अवस्थी की तरफ स्पीड में दौड़ लगा दी। प्रोफेसर अवस्थी को समझ नहीं आया कि ये लड़का करना क्या चाहता है। जैसे ही विराट प्रोफेसर अवस्थी के नजदीक पहुंचा, उसने विराट को मारने के लिए अपना पैर उठा लिया। विराट ने भी राइट की तरफ मुड़कर उसे चकमा दे दिया। विराट ने फुर्ती से उसके दोनों टांगों के बीच में जाकर अपनी थर्ड आई से उसके पैरों के बीचों बीच वार किया। लावा की तरह दहकती उस लाइट बीम जैसे ही अवस्थी की बॉडी से टकराई। दर्द के कारण उसकी चीख निकल गई। विराट के इस अजीबोगरीब हमले को देखकर वहां सभी हैरान थे। एक लड़के ने हंसते हुए कहा, पक्का इसकी बहुत ज्यादा जली होगी। इसका दर्द ये ही समझ सकता है। विराट ने उसको ऐसे तड़पते देखकर अपने आप को ही शाबाशी दी और फिर उसने अपने क्रॉसबो से थोड़ा पीछा हटते हुए उसकी पीठ पर वार किया, जिससे वो और ज्यादा चिल्ला उठा। अभी विराट खुश हो ही रहा था कि उसके शरीर ने श्रिंक होना शुरू कर दिया। अवस्थी का शरीर 10% छोटा हो चुका था। उसके शरीर के सभी घाव भर चुके थे। उसकी पावर इस वक्त बिल्कुल विराट के बराबर हो गई थी। एलिस ने जब विराट को यह बात बताई तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अवस्थी ने हंसते हुए कहा, बच्चे बस तुझ में इतना ही दम है, अब देखना मैं क्या करता हूं। उसने अपनी एक हाथ की मुट्ठी में कुछ पकड़ा हुआ था। वो उसने टेलीपोर्ट स्टेशन की तरफ फेंक दिया था। वो एक बड़ा सा एनर्जी स्टोन था। ये देखकर सभी घबरा गए थे।
Please like and share the episode and give reviews on my story. विराट ने भी बड़ी फुर्ती से अपनी शार्प नजरों से उसकी तरफ अपने क्रॉसबो से पूरी स्ट्रेंथ से एरो को छोड़ दिया। वो एनर्जी स्टोन टेलीपोर्ट स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर था। तभी वो एरो उसे टकरा चुका था। एरो के लगते ही वो एनर्जी स्टोन वहीं ब्लास्ट हो गया था। ये देखकर तो टेलीपोर्ट स्टेशन में खड़े लोग तो अचंभे में थे कि ये ड्यूक ने कैसे किया। अब अवस्थी की इतनी छोटी हरकत को देखकर विराट भी आक्रोश में भर गया था। उसने क्रॉसबो के एरो के शार्प पॉइंट पर अपनी थर्ड आई से नीली लाइट की बीम डाली और उसे अवस्थी पर छोड़ दिया। अवस्थी तो पहले ही अपने एनर्जी स्टोन के हमले को नाकाम देखकर शॉक में था। कुछ सेकंड के लिए वो फ्रीज हो गया था। उसका ध्यान विराट से बिल्कुल हट चुका था। जैसे ही उसे कुछ गर्माहट का एहसास हुआ, वो एकदम से होश में आया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी इंस्टिंक्ट एबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी खतरे का एहसास करा सके। ये स्पेशल पावर सिर्फ विराट के पास थी। वो तीर जैसे आसमान में बिजली कड़कती है, ऐसा ही चमकते हुए प्रोफेसर अवस्थी के सिर को चीरकर निकल चुका था। प्रोफेसर अवस्थी की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई थीं। प्रोफेसर अवस्थी का बड़ा सा शरीर जमीन पर गिर चुका था। वो मर चुका था। दूसरी तरफ 10 ग्रेड के सम्राट को एक ह्यूमन किसी डिवाइस की मदद से पिछले 2 दिनों की सभी घटनाओं के बारे में बता रहा था। आखिर कौन था वो इंसान जो सम्राट को सभी घटनाओं के बारे में बता रहा था? अब आगे 10th ग्रेड का सम्राट क्या करने वाला था? क्या अब कोई और मुसीबत इंसानों के सामने आने वाली थी? क्या आज सभी ह्यूमंस रेडन ग्रह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई नॉवल सुपर वॉरियर विराट सीजन 2। दूसरी तरफ 10 ग्रेड के सम्राट को एक ह्यूमन किसी डिवाइस की मदद से पिछले 2 दिनों की सभी घटनाओं के बारे में बता रहा था। सारी घटना को जानने के बाद 10th ग्रेड सम्राट के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने अपनी पूरी सेना तैयार करके उड़ान भरी, पर सम्राट और उसके कुछ साथी ही सेलेस्टियल सोल लेवल पर थे और उसके पास सिर्फ 20 मल्हार बीस्ट थे। उन सभी ने उड़ान भर ली थी। प्रोफेसर अवस्थी के मरने के बाद सभी विराट को हैरानी से देख रहे थे। आखिर इस लड़के का लेवल क्या है? इस लड़के ने इतने बड़े और खतरनाक प्रोफेसर अवस्थी को भी इतने आराम से मार दिया। निधि भी उसे बस शौक से देख रही थी। वो सभी विराट के उनके पास आने पर होश में आए। टेलीपोर्ट प्रोसेस स्टार्ट थी। आधे घंटे में सभी इंसान वहां से जा चुके थे। मिलिट्री कैंपस में जाने के बाद उन्होंने अपना आगे का प्लान कंप्लीट किया। विराट और निधि दोनों 10th मिलिट्री बेस में टेलीपोर्ट हुए थे। उन्होंने उस कैंपस से सभी बेसिस पर रेड अलर्ट का नोटिफिकेशन भेज दिया था। विराट को टाइरस ग्रह की उस जगह पर काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी स्टोन्स मिले थे, जो उसने अपने स्टोरेज ऑब्जेक्ट में रख लिए थे। विराट ने 10% एनर्जी स्टोन रेडन ग्रह के सभी टेलीपोर्ट स्टेशन, लैब, मिलिट्री टेरिटरी, सभी इंपॉर्टेंट जगह पर लगा दिए थे और लास्ट वाले स्टोन पर टाइमर ग्रेनेड लगा दिया था। 2 घंटे बाद सम्राट एक्सपेरिमेंट लैब के पास पहुंच गया था। पूरा ग्रह सुनसान था, कहीं कोई चहल पहल नहीं थी। सम्राट को एक्सपेरिमेंट लैब से उसकी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेनी थी। इधर सम्राट एक्सपेरिमेंट लैब की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी तरफ टेलीपोर्ट स्टेशन में टाइमर में टाइम स्टॉप होते ही ब्लास्ट शुरू हो चुका था। विराट ने सभी जगह एक बॉल के आकार के एनर्जी स्टोन लगाया था, जिसकी ब्लास्टिंग कैपेसिटी 1 माइल तक की थी। जैसे ही पहला ब्लास्ट हुआ, दूसरा स्टोन उसके कांटेक्ट में आ गया था। ऐसे सभी एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। विराट ने अपनी माइंड एबिलिटी से यह प्लान बनाया था। जैसे ही सम्राट उस एक्सपेरिमेंट लैब की तरफ बढ़ा, तभी उसे दूर से ब्लास्ट होते हुए दिखाई दिए। कुछ ही सेकंड में ब्लास्ट की रेंज उस तक पहुंच गई थी। उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से आसमान की तरफ उड़ान भरी। उसकी सेना ने भी ऐसा ही किया। उसकी आंखों के सामने पूरी की पूरी लैब डिस्ट्रॉय हो गई थी। उसकी सेना के कुछ मल्हार बीस्ट भी उस ब्लास्ट में घायल हो गए थे। 10 ग्रेड सम्राट अपनी आंखों के सामने रेडन का नामो निशान मिटते हुए देख रहा था। उसके 100 सालों की मेहनत, उसका सपना, सब कुछ तबाह हो चुका था। उस लैब में एक सीरम था जिसमें पिछले 100 सालों के सुप्रीम सोल लेवल के बीस्ट और ह्यूमन की एनर्जी थी। वो उसी को लेने आया था। वो सीरम लाखों लोगों और बीस्ट से तैयार किया गया था।
पर अब सब कुछ तबाह हो चुका था। अब वो सम्राट कुछ नहीं कर सकता था। उसे अपने किंग का डर दिखाई दे रहा था। टायरस ग्रह पर ऐसे 10 किंग थे। 10 ग्रेट सम्राट ने उसे आश्वासन दिया था कि वो अपने किंग को इस दुनिया का सबसे पावरफुल किंग बनाएगा। ये पूरी गैलेक्सी उसके कदमों में झुकेगी। पर अब सब बर्बाद हो चुका था। अब सम्राट के पास एक ही चारा था, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, और उसने ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना ही अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। सभी अपने आंखों के सामने अपने सम्राट को हड्डियों का ढांचा बनता देखकर चिल्ला उठे। अगर उस सम्राट को पता होता कि सीरम अभी सही सलामत है तो शायद वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। विराट ने सभी मिलिट्री बेस पर रेड अलर्ट का नोटिफिकेशन भेज दिया था। नोटिफिकेशन मिलते ही सभी मिलिट्री कैंपस के टेलीपोर्ट डिवाइस को डीएक्टिवेट कर दिया गया था। अब कोई भी डिवाइस एक्टिवेट नहीं था और बिना कोड के कोई पृथ्वी ग्रह पर आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। अभी विराट का काम खत्म नहीं हुआ था। उन सभी मिलिट्री कैंपस में एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। विराट ने सबसे पहले उस एरिया की सर्चिंग शुरू की। उसमें एक अंडरग्राउंड डोर था। जब उस डोर को खोला गया तो उसके पीछे एक टनल थी। विराट और उसके साथ कुछ ह्यूमंस थे जिनमें निधि भी थी। सभी ने उस टनल में चलना शुरू किया। 500 मीटर चलने के बाद उन्हें एक बड़ी सी मेट्रो दिखाई दी। उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या है। उसमें एक बार में 1 लाख इंसान आ सकते थे। पर सोचने वाली बात यह थी कि आगे टनल में कोई रास्ता नहीं था, तो फिर ये मेट्रो जाएगी कहां? विराट और वो सभी उस मेट्रो में चढ़ गए। उसके कंट्रोल सिस्टम पर लिखा हुआ था मुंबई शहर और कुछ कोड उसके सिस्टम में टाइप थे। उसके सामने एक रेड स्विच था जिसके नीचे लिखा था पुश टू स्टार्ट। विराट को ऐसा लगा जैसे उसकी इंस्टिंक्ट एबिलिटी ने उसे उस स्विच को दबाने का इशारा किया हो। बस फिर क्या था, विराट ने बिना किसी बात पर ध्यान दिए उस स्विच को दबा दिया। हल्की सी लाइट ब्लिंक के साथ वो सभी वहां से गायब हो गए थे और दोबारा वो ऐसी ही टनल में थे। पर देखकर साफ पता लग रहा था कि ये टनल दूसरी थी। विराट और वो सभी उस टनल से बाहर निकले तो वे सभी एक पुरानी सी लाइब्रेरी में थे। जब वो सभी उस लाइब्रेरी के बाहर निकले तो वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां उनके सामने एक खूबसूरत शहर था जिसकी बड़ी बड़ी इमारत थी। वहां की सड़कें साफ सुथरी थी। आसपास ह्यूमंस इधर से उधर जा रहे थे। ये सब देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत जगह भी इस गैलेक्सी में मौजूद है। विराट ने एक इंसान से पूछा, ये कौन सा ग्रह है? उस आदमी ने कहा, ये अर्थ प्लैनेट है, ये हमारी पृथ्वी है। ये सुनकर तो सभी शॉक रह गए। उस आदमी ने कहा, लग तो तुम ही इसी ग्रह के रहे हो, तो फिर ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? इतना सुनने के बाद विराट ने कहा, हम टायरस ग्रह पर फंस गए थे। उस आदमी ने कहा, वो दूसरी दुनिया के लोगों का प्लैनेट। विराट ने हाँ में सिर हिला दिया। विराट ने उससे कहा, अगर हमें कोई कॉन्फिडेंशियल बात करनी हो किसी भी हाई रैंक के ऑफिसर से तो कैसे करेंगे? उस आदमी ने कहा, एक तरीका तो है जिससे तुम सीधे प्रेसिडेंट से मिल सकते हो, पर एक परेशानी है। विराट ने कहा, क्या परेशानी है? अगर तुम्हारी बात इंपॉर्टेंट नहीं हुई तो तुम सभी को उम्र कैद की सजा हो सकती है। उन्होंने ये इमरजेंसी कॉल सिर्फ दूसरी दुनिया से आने वाले खतरे के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए रेडी की थी और बीते कुछ सालों में आज तक इसका यूज नहीं हुआ है। विराट ने कहा, आप हमें बता सकते हैं कि इसके इमरजेंसी को एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना होगा? उस आदमी ने कहा, यहां से 1 माइल आगे आपको एक डिवाइस दिखाई देगा जो सभी हाईवे से बिल्कुल दोनों हाईवे के बीचों बीच खाली जगह में था। तुम्हें वहां जाकर उस डिवाइस के ग्रीन स्विच को ऊपर की तरफ करना है। जैसे ही वो ग्रीन स्विच ऊपर की तरफ टर्न होगा, उसमें से एक ग्रीन लाइट आकाश की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी इमरजेंसी नोटिफिकेशन सीधा मिनिस्ट्री तक पहुंच जाएगी और 10 मिनट में ही तुम्हारे पास हायर मिलिट्री ऑफिसर्स आ जाएंगे। विराट ने उस आदमी को ग्रीट करते हुए थैंक यू बोला और वहां से उस दिशा में निकल गया जहां उस आदमी ने बोला था। 1 माइल चलने के बाद, प्लीज लाइक, शेयर द एपिसोड एंड गिव रिव्यूज ऑन माई स्टोरी। विराट को चारों तरफ से हाईवे से घिरा एक स्टेशन दिखाई दिया। ये स्टेशन उस शहर के बीचों बीच था। वे सभी उस स्टेशन के अंदर चले गए थे। वो स्टेशन अंदर से बहुत खूबसूरत था। विराट ने वहां जाकर उस ग्रीन स्विच को ऊपर कर दिया। जैसे कि उस आदमी ने बताया था, चारों तरफ से सायरन बजने की आवाज आने लगी। विराट के साथ के लोग सायरन की आवाज को सुनकर घबरा गए थे। उन सभी को अच्छी फीलिंग नहीं हो रही थी।
अभी उन्हें 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि बाहर काफी सारी मिलिट्री की गाड़ियां आकर रुक गई थीं। विराट को किसी भी सिचुएशन में डर नहीं लगता था, पर उसके साथियों की हालत खराब हो रही थी क्योंकि बाहर शोर बढ़ता ही जा रहा था। निधि ने विराट से कहा, कहीं हम किसी और मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं? विराट ने उसको कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें रेडन ग्रह के इंसानों के लिए कुछ तो करना ही होगा। मुझे उन मिलिट्री कैंपस में विश्वास नहीं है। वो सभी प्रोफेसर अवस्थी के बनाए हुए हैं और वो जगह भी पृथ्वी की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। विराट और वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मिलिट्री की सेना ने आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वो सभी ऑटोमेटिक वेपन से लैस थे। क्या विराट ने उस स्टेशन में आकर कोई गलती कर दी थी? क्या विराट अपने साथियों के साथ वहां से सही सलामत निकल पाएगा या कोई और मुसीबत विराट का इंतजार कर रही है? आखिर क्या लिखा है रेडन ग्रह के ह्यूमंस की किस्मत में? आखिर कैसा होगा उनका भविष्य? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई YouTube चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई नोवेल सुपर वॉरियर विराट सीजन 2। विराट और वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मिलिट्री की सेना ने आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वो सभी ऑटोमेटिक वेपन्स से लैस थे। वो सभी वहां फ्लाइंग करके वहां आ सकते थे, पर इमरजेंसी कॉल की वजह से उन्हें पूरी सेफ्टी के साथ आना पड़ा। उन सभी ने अपनी ऑटोमेटिक गन्स का एम विराट और उसकी टीम पर किया हुआ था। उन गन्स में से लेजर बीम निकलती थी जो किसी भी इंसान को 1 सेकंड में राख में बदल सकती थी। उसमें से एक ऑफिसर ने कहा, हैंड्स अप। सभी ने अपने हाथ ऊपर कर लिए थे। तभी उन सभी के बीच से एक ऑफिसर आगे आया। उसने आकर अपने कड़क आवाज में कहा, तो बताइए हमें किस लिए याद किया गया है? विराट ने उनको ग्रीट करते हुए कहा, मेरा नाम ड्यूक है और मैं प्रेसिडेंट सर से मीटिंग करना चाहता हूं। मुझे उनसे एक कॉन्फिडेंशियल मैटर के बारे में बात करनी है। उस ऑफिसर का नाम ऋत्विक मेहरा था। वो ऑफिसर सेलेस्टियल लेवल के 3rd स्टार पर था। पृथ्वी पर एक लेवल में 5 स्टार होते थे। ऋत्विक ने विराट से कहा, पहले हम उस कॉन्फिडेंशियल मैटर के बारे में जांच करेंगे। अगर ये बात सच में कॉन्फिडेंशियल हुई तो हम उसे मिस्टर प्रेसिडेंट तक पहुंचाएंगे। पर ड्यूक उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। ऋत्विक ने हार मानकर ये सारी घटना मिस्टर प्रेसिडेंट के पीए तक पहुंचाई। कुछ देर में ही इस घटना की खबर प्रेसिडेंट तक पहुंच चुकी थी। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए मिस्टर प्रेसिडेंट अपने भवन से इमरजेंसी स्टेशन के लिए निकल गए थे। कुछ ही देर में मिस्टर प्रेसिडेंट वहां पहुंच गए थे। मिस्टर प्रेसिडेंट सेलेस्टियल लेवल के 5th स्टार पर थे। मिस्टर प्रेसिडेंट के अंगरक्षक सेलेस्टियल लेवल के 3 स्टार पर थे। मिस्टर प्रेसिडेंट इमरजेंसी स्टेशन के अंदर आ गए थे। उन्होंने ऋत्विक को देखकर उससे कहा कि क्या परेशानी है। ऋत्विक ने उन्हें ग्रीट करते हुए बताया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, इस लड़के का नाम ड्यूक है। ये आपसे किसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट आगे आते हुए बोले, बताओ बच्चे, आपको हमसे क्या बात करनी है? लेकिन जैसे ही मिस्टर प्रेसिडेंट की नजर विराट के सिर पर बने 3rd आई के डिजाइन पर गई, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। मिस्टर प्रेसिडेंट हैरानी से विराट के सिर पर बने 3rd आई को देखे जा रहे थे। ऋत्विक ने ड्यूक से कहा, बताओ कि तुम्हारे पास क्या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है? अब तो मिस्टर प्रेसिडेंट भी तुम्हारे सामने है। ऋत्विक की आवाज से मिस्टर प्रेसिडेंट अपने होश में वापस आए। उन्होंने पहले की तरह ही अपने फेस को एक्सप्रेशन लेस कर लिया था, पर वो नहीं जानते थे कि विराट ने उनके फेस एक्सप्रेशन को नोटिस कर लिया था। ड्यूक ने मिस्टर प्रेसिडेंट को सारी घटनाएं डिटेल में बता दी जो पिछले कुछ दिनों में रेडन ग्रह पर हुई थी। ड्यूक ने आगे मिस्टर प्रेसिडेंट से कहा कि इंसानों को पिछले 100 सालों से बेवकूफ बनाकर उस ग्रह पर रखा गया था। हमारी टीम की मेहनत की वजह से सारे ह्यूमन उस ग्रह को छोड़कर पृथ्वी ग्रह पर आ पाए हैं। ड्यूक ने आगे कहा कि पिछले 100 सालों में उन टाइरस ग्रह के निवासियों ने कितने ही इंसानों को अपने प्रॉफिट के लिए मार दिया है। मिस्टर प्रेसिडेंट और ऋत्विक मेहरा और उनकी टीम ड्यूक की बात सुनकर हैरान थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि इतने सालों पहले टाइरस ग्रह के लोग इतने सारे ह्यूमंस को धोखे से पृथ्वी ग्रह से ले गए थे। इस सारी घटना को सुनकर मिस्टर प्रेसिडेंट और ऋत्विक के आंखों में आक्रोश साफ देखा जा सकता था। उनकी पूरी टीम की गुस्से में मुट्ठियां कस गई थीं। उन्होंने नहीं सोचा था कि टाइरस ग्रह के लोग इंसानों के साथ इतना बुरा कर सकते थे।
वो सच में ही किसी दानव से कम नहीं थे। पृथ्वी के इंसानों को उनके बारे में, टायरस ग्रह के निवासियों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था। जब मिस्टर प्रेसिडेंट को पता चला कि कैसे उन लोगों ने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करके दैत्य बीस्ट बनाए, मिस्टर प्रेसिडेंट की उस टीम ने उन 18-19 फीट के बीस्टों को काफी बार मारा था। उन्हें नहीं पता था कि ये इंसानों पर ही एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट और उनकी टीम के आंखों में बढ़ते क्रोध को साफ साफ देखा जा सकता था। अब वो सभी इंसानों की ऐसी हालत का बदला टायरस ग्रह के उन राक्षसों से लेना चाहते थे। मिस्टर प्रेसिडेंट ने ड्यूक से कहा, तुम्हारे साथ के सभी लोग इस वक्त कहां पर है? विराट ने मिस्टर प्रेसिडेंट से कहा, वे लोग हमारे द्वारा बनाए गए मिलिट्री बेस कैंपस में हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में है। विराट को एलिस ने बताया था कि यह कैंपस पृथ्वी के आंतरिक भाग में है, इसीलिए विराट को इस बात का पता था। पृथ्वी के आंतरिक भाग का नाम सुनकर वहां खड़े सभी लोग डर से कांप गए। मिस्टर प्रेसिडेंट ने कहा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई इंसान सरवाइव ही नहीं कर सकता। विराट को मिस्टर प्रेसिडेंट की बात कुछ समझ में नहीं आई। मिस्टर प्रेसिडेंट ने आगे कहा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस दुनिया के टाइटन बीस्ट रहते हैं, इंसान जिनके लेवल की कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है, एक बार एक टाइटन बीस्ट इस शहर के समुद्र के रास्ते आ गया था। उसने समुद्र के किनारे बसे पूरे शहर को उजाड़ कर रख दिया था, जिसकी वजह से हमें बहुत ही नुकसान झेलना पड़ा था। हम आज तक उस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाए हैं। जब हमने पता लगाया कि वो बीस्ट कहां से आया था, हमें अपनी सर्चिंग से पता लगा था कि वो भी पृथ्वी की आंतरिक भाग से आया था। और तुम कह रहे हो कि सभी इंसानों को आंतरिक भाग में रखा गया है? प्रेसिडेंट ने आगे कहा, मेरी सलाह मानो तो जितनी जल्दी हो सके उन्हें वहां से निकालो। ड्यूक ने मिस्टर प्रेसिडेंट से कहा, सर, मैं उसे बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। क्या आप हमारे लोगों के रहने के लिए हमें कोई प्लेस प्रोवाइड कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है? आखिर हो तो तुम इंसान ही। इस पृथ्वी पर तुम्हारा भी उतना अधिकार ही जितना कि हमारा है। मिस्टर प्रेसिडेंट ने आगे कहा, तुम बिना किसी परेशानी के उन्हें जल्दी से यहाँ ला सकते हो। बस उनके आने के ही बाद हमें उनके बॉडी की स्कैनिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है कि कोई दूसरे ग्रह का वायरस तुम्हारी बॉडी के थ्रू इस ग्रह पर फैल जाए, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। विराट को मिस्टर प्रेसिडेंट की बातें बिल्कुल सही लगी। प्रेसिडेंट ने आगे कहा कि मैं उनके रहने का बंदोबस्त करता हूं और तुम जाकर उन सभी को यहाँ ले आओ। स्कैनिंग प्रोसेस के बाद वो इस शहर में बिना किसी रोक टोक के बड़े आराम से रह सकते हैं। तुम्हें यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। विराट मिस्टर प्रेसिडेंट की बातों से इंप्रेस हो गया था। निधि भी प्रेसिडेंट की बातों को सुनकर खुश हो गई थी। उन्होंने जाने के लिए मिस्टर प्रेसिडेंट से विदा ली। प्लीज शेयर एंड लाइक, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। और वापस टनल के रास्ते में से कैंपस में चले गए। इधर मिस्टर प्रेसिडेंट के आदेश पर ऋत्विक और उसकी टीम ने शहर का एक बहुत बड़ा भाग उनके लिए क्लीन करवा दिया था। ये सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, जहां पिछले कुछ सालों से कोई नहीं रह रहा था, क्योंकि वो प्लेस सिटी के बाहरी हिस्से में पड़ता था। पहले वहां पर ही गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का ऑफिस था। बाद में मिनिस्ट्री ऑफिस को शहर के आंतरिक इलाके में शिफ्ट कर दिया गया था, जिससे पूरे शहर पर ध्यान दिया जा सकता था। इतनी ज्यादा इंसानों की पॉपुलेशन आने से मुंबई सिटी का एरिया बढ़ने वाला था। मिस्टर प्रेसिडेंट इस बात से बहुत खुश थे कि उनकी पॉपुलेशन में 1 करोड़ के करीब लोगों का इजाफा होगा, क्योंकि पिछले 100 सालों में बीस्ट के हमलों और दूसरे ग्रहों के बीच के युद्ध में ह्यूमंस की पॉपुलेशन में काफी गिरावट आई थी। मिस्टर प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में पहुंच गए थे। उन्होंने किसी को कॉल करके कहा कि मैंने उस आई के साइन को किसी के माथे पर देखा है। क्या वह लड़का वही हो सकता है जिसके बारे में हमने किस्से कहानियों में सुना है? दूसरी तरफ से आवाज आई कि पहले हमें कंफर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। विराट भी मिलिट्री कैंपस हो चुका था। उसने सभी लोगों को इकट्ठा करके सारी घटना के बारे में बता दिया था कि उसकी बात सुनकर सभी इंसान बहुत खुश हुए थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पृथ्वी ग्रह पर अब भी मानव जाति रहती है। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, इसलिए वे तो यही सोच रहे थे कि पृथ्वी ग्रह पर सरवाइव करना संभव नहीं है। क्या सभी इंसान मिलिट्री कैंप से मुंबई शहर जा पाएंगे? क्या मिस्टर प्रेसिडेंट सच में उन इंसानों के आने पर खुश है, या ये उनकी किसी प्लानिंग का हिस्सा है?
आखिर मिस्टर प्रेसिडेंट ने किसको कॉल करके थर्ड आई के निशान के बारे में बताया था? आखिर मिस्टर प्रेसिडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या विराट के सामने आने वाली है कोई नई मुसीबत? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई नॉवल सुपर वॉरियर विराट सीजन 2। विराट भी मिलिट्री कैंपस जा चुका था। उसने सभी लोगों को इकट्ठा करके सारी घटना के बारे में बता दिया था कि उसकी बात सुनकर सभी इंसान बहुत खुश हुए थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पृथ्वी ग्रह पर अब भी मानव जाति रहती है। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, इसलिए वे तो यही सोच रहे थे कि पृथ्वी ग्रह पर सरवाइव करना संभव नहीं है। लेकिन अब उन सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। ऋत्विक मेहरा अपनी टीम के साथ लाइब्रेरी के बाहर सभी ह्यूमंस का इंतजार कर रहे थे। विराट ने सभी लोगों को उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस की हेल्प से मुंबई शहर भेजना शुरू कर दिया था। 5 से 6 घंटों में सभी इंसान मुंबई शहर की लाइब्रेरी के सामने इकट्ठा हो गए थे। वहां के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। उन सभी को धीरे धीरे करके रिसर्च लैब में पहुंचाया गया, जहां उनकी स्कैनिंग शुरू हो गई थी। स्कैनिंग में डॉक्टर्स को पता लगा कि इनके बॉडी में जो इवोल्यूशन सिस्टम एक्टिवेट किया गया था वो हमारे इवोल्यूशन सिस्टम से बिल्कुल अलग है। इसलिए हमें इनकी बॉडी में ह्यूमंस का इवोल्यूशन सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ेगा। इनकी बॉडी में जो इवोल्यूशन सिस्टम एक्टिवेट है उसमें कुछ अलग ही प्रजाति का ब्लड पाया गया है जो ह्यूमंस की एनर्जी को बीस्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता था, जिससे उन टेरस ग्रह के लोगों को बहुत फायदा होता था। इसलिए ये एवोल्यूशन सिस्टम चेंज करना बहुत जरूरी है। इस इवोल्यूशन सिस्टम को बॉडी में से रिमूव करने पर तुम्हारी पावर और लेवल कुछ टाइम के लिए बिल्कुल 0 हो जाएंगे। कुछ टाइम बाद जब हम ह्यूमंस का इवोल्यूशन सिस्टम तुम्हारी बॉडी में एक्टिवेट करेंगे तो तुम्हारा लेवल और पावर बिल्कुल पहले की तरह ही एक्टिवेट हो जाएंगी, क्योंकि पावर और लेवल तुम्हारे ब्लड से रिलेटेड होती है। डॉक्टर ने आगे विराट और सभी लोगों से कहा, जब हमारा एवोल्यूशन सिस्टम तुम्हारी बॉडी में एक्टिवेट होगा तो तुम्हारे शरीर के ब्लड के कांटेक्ट में आते ही तुम्हारी पावर और लेवल वापस उसी स्टेज पर आ जाएंगे और जो तुम्हारी एनर्जी इस टाइम बीस्ट एनर्जी में कन्वर्ट है वो बीस्ट एनर्जी वापस रिकन्वर्ट होकर ह्यूमन एनर्जी में बदल जाएगी। उसके बाद तुम फिर से हम जैसे बन जाओगे। उस ग्रह पर तुम्हें जो न्यूट्रिशन टैबलेट दी जाती थी वो सभी बीस्ट का खाना होता था। इसका मतलब था कि उनकी तैयारी तुम सभी को बीस्ट में कन्वर्ट करने की थी। डॉक्टर्स की बात सुनकर विराट को सारी बात समझ आ गई है, क्योंकि उन्होंने तभी ह्यूमंस को दैत्य बीस्ट में कन्वर्ट किया था। अब विराट के सामने सारी घटनाएं एक एक करके आपस में जुड़ रही थी कि कैसे सुप्रीम लेवल के ह्यूमंस को बंदी बनाकर उन्हें दैत्य बीस्ट में कन्वर्ट किया जाता था और ऐसा करके कैसे वो अपनी सेना की पॉपुलेशन बढ़ा रहे थे। विराट ने डॉक्टर्स से कहा, आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हैं। विराट के बाद से सभी लोग सहमत थे। उसके बाद डॉक्टर ने उसी वक्त धीरे धीरे सभी का इवैल्यूएशन सिस्टम चेंज करने की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स के 10 दिन की मेहनत के बाद सभी लोग नॉर्मल ह्यूमंस में कन्वर्ट हो चुके थे। अब जाकर उन्हें कुछ अच्छा फील हो रहा था। विराट ने स्कैनिंग प्रोसेस से पहले अपने आप को नॉर्मल ह्यूमन एवोल्यूशन सिस्टम में एक्टिवेट कर लिया था। जो डॉक्टर्स पहले विराट सभी लोगों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, अब वो विराट को पहचान भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि विराट जब ड्यूक के अवतार में था और अब वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था। वो देखने में 16 साल का बच्चा लग रहा था। जब डॉक्टर्स ने विराट का इवैल्यूएशन सिस्टम देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उसका ह्यूमन एवोल्यूशन सिस्टम उनके जैसा ही नहीं बल्कि उनसे बहुत ज्यादा एडवांस था। इसलिए डॉक्टर चाहकर भी उसके एवोल्यूशन सिस्टम को स्टडी नहीं कर पा रहे थे। एडवांस लेवल का एवोल्यूशन सिस्टम होने की वजह से डॉक्टर उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, किसी ह्यूमन की ब्लड एनर्जी इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है। जब सभी लोगों का इवैल्यूएशन सिस्टम चेंज हो गया था, अब सभी के फिंगरप्रिंट्स दर्ज किए जाने थे। इस फाइनल प्रोसेस के बाद सभी लोगों को मुंबई शहर के बाहरी इलाके में भेज दिया गया, जो जगह इतने सालों से खाली रहने की वजह से मुंबई शहर से अलग थी। आज उन सभी के यहाँ बसने पर ये पूरा एरिया मुंबई शहर का ही एक हिस्सा लग रहा था। अब आगे से मुंबई शहर की गिनती बड़े शहरों में होनी थी। जहां पर उन लोगों को रखा गया था उस जगह का नाम न्यू फ्रेंड्स टाउन रख दिया गया था। वहां पर सभी को लेवल के अकॉर्डिंग ही पैलेस अलॉट करा दिए गए थे।
जो पहले भी एलीट लोग थे। यहाँ भी उन्हें अच्छे मैंशन अलॉट कराए गए थे क्योंकि उनका लेवल भी सबसे हाई था और उन लोगों के पास खजानों की कमी नहीं थी जो वे अपनी स्टोरेज ऑब्जेक्ट में रख कर ले आए थे। पाठक फैमिली के पास आज भी इतना खजाना था कि वो यहाँ भी एलीट फैमिली की लिस्ट में शामिल होने के लिए काफी था। इस बार विराट के हाथ भी एक बहुत ही कीमती खजाना लग रहा था जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी, और वो खजाना था प्रोफेसर अवस्थी का वो सीरम जिसके लिए 10th ग्रेड सम्राट ने अपने आप को सेल्फी डिस्ट्रिक्ट कर लिया था। अगर उस सम्राट को पता होता कि वो पावरफुल सीरम अभी सही सलामत था तो वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाया था, और अब कुछ नहीं हो सकता था। सभी लोग अपने अपने घरों में एडजस्ट हो चुके थे। निधि ने भी एक एलिट हाउस न लेकर विराट के पास में ही एक छोटा सा हाउस लिया था। पता नहीं क्यों, पर उसे विराट के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता था। विराट भी निधि के इस फैसले से बहुत खुश था। पता नहीं निधि अब तक अपने मन की परेशानी को क्यों नहीं समझ पाई थी। वो कहीं ना कहीं विराट से प्यार करने लगी थी। ड्यूक की वजह से वो हमेशा कंफ्यूजन में रहती थी। उसने बहुत सोच समझकर आज ये फैसला लिया था कि वो ड्यूक की बराबरी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने विराट को प्रपोज करने का प्लान बनाया था। उसको ड्यूक और विराट के साथ एक जैसी ही फीलिंग होती थी। निधि भी अब एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और उसकी नजर में विराट से अच्छा कोई लड़का नहीं था। अभी उसकी उम्र तो इतनी ज्यादा नहीं हुई थी, पर वो एक और पल भी विराट के बिना नहीं रह पा रही थी। खाली समय में हमेशा उसके मन में विराट और ड्यूक की ही बात चलती रहती थी। निधि ने आज ड्यूक को ना चुनकर अपनी लाइफ में विराट को जगह दी थी और उसे अपने इस फैसले पर कोई रिग्रेट भी नहीं था। विराट अपनी फैमिली के साथ यहाँ आकर बहुत खुश था। वैसे तो सभी लोग पृथ्वी पर आने से बहुत खुश हैं क्योंकि वहां की ताजी हवा और पेड़ पौधे एक अलग ही सुकून का एहसास देते थे। अपना घर अपना ही होता है। रेडन ग्रह पर उन लोगों पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। अपनी मर्जी का मालिक होना एक अलग ही खुशी देता है। निधि विराट के घर की तरफ निकल चुकी थी। विराट अपनी फैमिली के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। उस टाउन के 2 सबसे बड़े मैंसन निधि और ड्यूक दिए गए थे, पर इस बात का किसी को पता नहीं था। निधि ने उसे मैंसन के लिए मना भी किया था, पर फिर भी ऑफिसर ऋत्विक ने जबरदस्ती उस मैंशन की कीज निधि और ड्यूक को पहले ही दे दी थी। ये मिस्टर प्रेसिडेंट का ऑर्डर था और ऑफिसर ऋत्विक मेहरा किसी भी हालत में मिस्टर प्रेसिडेंट के ऑर्डर की अवहेलना नहीं कर सकते थे। प्लीज शेयर माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। उस टाउन में बहुत अच्छा ग्रीनरी सिस्टम सेट किया हुआ था। हर एक घर के चारों तरफ एक ग्रीन बेल्ट थी जिसकी वजह से वहां की फ्रेश एयर का लोग बहुत अच्छे से आनंद उठा रहे थे। मिस्टर प्रेसिडेंट ने उन सभी के लिए बहुत सारी योजनाएं तैयार की थी। अब मिस्टर प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी थी। मिस्टर प्रेसिडेंट ने सभी लोगों के लिए स्टडी की व्यवस्था और नौजवानों के लिए लेवल अप करने की ट्रेनिंग की व्यवस्था और भी काफी सारे मुद्दों पर ध्यान देने के लिए 1 मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी जो कल सुबह 10 o'clock स्टार्ट होनी थी। विराट अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था कि तभी उसके घर के डोर की बेल रिंग हुई। उनके घर बेशक होते थे, पर हम सभी घरों में हर तरह की सुविधा मौजूद थी। वेदिका डोर ओपन करने के लिए जाती है। डोर ओपन होते ही उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है। वेदिका डोर ओपन करते ही शॉक क्यों हो गई थी? आखिर दरवाजे पर कौन आया था? क्या विराट के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी होने वाली थी? कल सुबह की मीटिंग में प्रेसिडेंट क्या क्या बड़े फैसले लेने वाले थे? क्या इन सभी लोगों को पृथ्वी ग्रह पर रहने में किसी मुसीबत का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई नॉवल सुपर वॉरियर विराट सीजन 2।